नमस्ते बच्चों, सुप्रभात आप सबको। और आप सबका स्वागत है इस क्लास में। ये सेकंड क्लास है चैप्टर 3 का, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पहला क्लास मैं डाल चुकी हूँ और जिसमें हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इंट्रोडक्शन को थोड़ा देखा था, प्लस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने स्टार्ट किया। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला हमने पढ़ा लॉ ऑफ कांस्टेंट पहला हमने जो लॉ पढ़ा है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसका आप लोगों को एक न्यूमेरिकल बनाने को दिया गया था, होप सो आप सबसे बन गया हो। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम इस चैप्टर में बता चुके हैं कि हमें मेनली एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। इन लॉज को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं पहली या दूसरी सीढ़ी हम बोल सकते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जानने के लिए। ओके, सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता क्या है, स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका। अ प्योर केमिकल कंपाउंड कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास इज गिवन बाय द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं उनका जो प्रोपोर्शन होता है, उनका जो रेशियो होता है, हमेशा फिक्स्ड होता है। वेदर वो किसी भी फिजिकल स्टेट में रहें, वो बदलने वाला नहीं है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग वाटर लिए हैं। बोल रहा है इफ वी टेक वाटर फ्रॉम अ रिवर और फ्रॉम एन ओशन, बोथ हैव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द सेम प्रोपोर्शन। हमें पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। उसमें जो वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है वो 2:1 के फॉर्म में है। अब वो वाटर को वेदर हम कहीं से भी ले, समुद्र से ले, टैप वाटर ले, उसका जो प्रोपोर्शन है हमेशा 2:1 ही रहेगा। कभी भी वो प्रोपोर्शन बदलने वाला नहीं है। कोई भी एलिमेंट आप एग्जाम्पल में ले सकते हो। वाटर चूंकि कॉमन होता है, हर किसी को उसके बारे में पता होता है, तो हम लोग वाटर एज एग्जाम्पल देख लेते हैं। बट किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स कंबाइंड है और जो उनका रेशियो है वो किसी भी फॉर्म में कांस्टेंट ही रहेगा, कभी भी बदलेगा नहीं। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है कि कभी भी कोई एलिमेंट अगर केमिकली कंबाइंड है तो उनका रेशियो कभी नहीं बदलेगा, वो बिल्कुल कांस्टेंट फिक्स्ड रहेगा। वेदर हम उसका फिजिकल स्टेट चेंज कर दें, वेदर हम उसको कहीं से भी लें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में इस पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग उसको बनाने का कोशिश करना। बना अगर कोई दिक्कत आए बनाने में तो प्लीज मुझे आप पूछ सकते हो। सेकेंडली, यहीं पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर दो लॉज आते हैं, एक तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दोनों कंप्लीट हो गया। दोनों के आपको स्टेटमेंट्स याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स तो चाहिए ही चाहिए। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डेफिनेशन एग्जाम्पल्स के बिना इनकम्प्लीट माना जाता है। कहीं पे अगर प्रॉपर चेकिंग हो तो हो सकता है उसके बेसिस पे आपको नंबर भी कटे। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, वेदर नंबर या ये सारी चीज़ें तो एडिशनल है, अपने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बिना एग्जाम्पल्स के कोई चीज़ हमें समझ में आती नहीं है। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि जब कभी भी आप कोई स्टेटमेंट लिखो, किसी चीज़ को डिफाइन करो, तो प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ करो, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, ना समझाने में परेशानी हो, और सामने वाला भी आसानी से आपकी बातों को समझ सके। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब हम अपने टॉपिक के मेन चीज़ों की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले कुछ थ्योरीज हैं जो हमें देखना है, जो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। ओके, सो नाउ वी विल नो व्हाट इज एटम। एटम किसे कहते हैं? पहले ही हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि एटम्स जो होते हैं वो साइज में बहुत स्मॉल होते हैं, बट कितना स्मॉल, कैन वी इमेजिन दैट? तो an atom is the defining structure of an element which cannot be broken by any chemical means. एटम, एक एटम जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम किसी भी केमिकल मीन्स से छोटा, मतलब उसको तोड़ नहीं सकते, छोटा नहीं कर सकते। वो इतना बेसिक यूनिट होता है जिससे और फर्दर डिवाइड नहीं किया जाता।
जब ये एटम्स के बारे में बोला जाता था तो यही सारे स्टेटमेंट्स बोले जाते थे। फर्दर हम जानेंगे कि आगे सच्चाई क्या है, बट इतना जानना है हमें कि एटम जो है वो इतना स्मॉल यूनिट है कि उसे किसी भी केमिकल मीन्स से फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। अगर हम एग्जाम्पल ले तो अगर पूरा आप देखते होगे कि पूरा स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम कितना बड़ा होता है, और उसमें जो एटम है, मतलब एटम हम बोल सकते हैं कि सबसे बेसिक यूनिट होता है किसी भी कंपैरिजन के लिए, जिसे फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। अगर हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे, एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद, मतलब वो इतने छोटे होते हैं कि ना हम इमेजिन कर सकते हैं और ना किसी चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर बारली एज थिक एज शीट ऑफ पेपर। बोल रहा है कि अगर एक पेपर जो हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, कॉपी में जो पेज होता है, उसे हम इमेजिन, हमें लगता है इतना पतला है, लेकिन एक पेज को भी बनाने के लिए मोर देन मिलियंस ऑफ एटम, मतलब मिलियंस ऑफ एटम से भी ज़्यादा लगते हैं, और जब उन्हें एक शीट में कन्वर्ट किया जाता है तब जाके वो पेपर बनता है। एटमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। किसी भी एटम का रेडियस जो है वो नैनोमीटर्स में मेजर किया जाता है। तो 1/10⁹ मीटर इज इक्वल टू होता है 1 nm, मतलब कि 1 nm को 10⁹ अगर मीटर को, 1 मीटर कितना होता है हम लोग जानते हैं, उसको 10⁹ से डिवाइड करेंगे तो 1 नैनोमीटर होता है। मतलब कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁹ मीटर्स। अगर 1 नैनोमीटर में कभी भी रेडियस को मेज़र कर रहे हैं और उसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 10⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग समझ सकते हैं कि एटम जो होता है कितना स्मॉल होता है। किसी भी एटम को कंपेयर करना, किसी भी एलिमेंट के एटम को कंपेयर करना या सोच पाना कि वो कितना छोटा होता है, हमारे नॉर्मली इमेजिनेशन के बाहर है। फिर भी जितनी बड़ी चीज़ आप कंपेयर कर सकते हो, कोई भी बड़ा और छोटा, कि अगर मान लो कोई फुटबॉल स्टेडियम अगर पूरा हमारा कुछ है, तो एटम जो है उसका फुटबॉल के बराबर होगा। या वाटरमेलन आप लोग इमेजिन कर सकते हो, वाटरमेलन कितना बड़ा होता है और उसमें बीज जो है उसके लिए कितना छोटा, मायने नहीं रखता। तो बस वैसा ही एक एटम का भी कंपैरिजन हो सकता है किसी भी बड़े चीज़ से। आगे देखते हैं हम लोग। ओके, किसी भी एटम का एटॉमिक सिंबल जब हम लोग लिखते हैं वो 3 पार्ट्स में होता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो बीच का है, जिसे हम बोलते हैं द सिंबल एक्स। वो होता है यूजुअली जो एलिमेंट होता है उसी का सिंबल होता है, वो बिल्कुल बीच में लिखा जाता है। उसके बाद होता है एटॉमिक नंबर ए इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एलिमेंट, जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले तो उनका बेसिक सिंबल होता है जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। उसके बाद उसका एटॉमिक नंबर होता है और उसका मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है और मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो एटॉमिक नंबर जो है वो ए से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, और वो इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और द मास नंबर इज जेड। मास नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, और इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होता है वो उसके मास नंबर के बराबर होता है। अब आपको लग रहा होगा ये सब नया शब्द कहाँ से आया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, अभी इलेक्ट्रॉन्स आप लोग जानोगे। तो ये सारी टर्म्स अभी आपको फर्दर पता चलेंगे जब हम लोग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी चूंकि हम लोग एटम्स पढ़ रहे हैं तो किसी भी एटम के सिंबल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डोनेट कैसे करते हैं। तो एक्स जो है वो सिंबल का एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसका सिंबल है जो बीच में रहेगा। लाइक अगर हाइड्रोजन है तो उसका सिंबल होता है एच। तो एच हम लोग बीच में लिखेंगे, मास नंबर उसका ऊपर रहेगा और एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे रहेगा। अगर मान लीजिए क्लोरीन लिखना है तो क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। हर एटम का जो सिंबल है वो पीरियोडिक टेबल में पहले से ही दिया गया है। हर एटम को, हर एलिमेंट को अपना जगह और अपना सिंबल पहले ही से मिला हुआ है, इसे हमें याद करना होता है। तो शुरू अभी पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं आपको सारे नहीं याद करने, बट कुछ एलिमेंट्स आपको अप टू 30 तो एटलीस्ट याद करने होंगे, उनके एटॉमिक नंबर और उनके मास नंबर्स।
तो जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हैं उनका सिंबल तो हमें कम से कम याद रखना है, ताकि ये फॉर्मूला आप लोग अभी स्टार्ट चूंकि कर रहे हो, फॉर्मूला बनाओगे, अभी आगे आप लोग ये पढ़ोगे कि फॉर्मूला कैसे बनता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो काम करना है वो है पीरियोडिक टेबल से हर एलिमेंट विकांत से अप टू 30, जितना सीरियल नंबर 30 तक जो एलिमेंट है जिसको एटॉमिक नंबर 30 बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 30 के आपको एलिमेंट्स याद कर लेने हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स याद कर लेने हैं, उनका सिंबल याद कर लेना है, उनके मास नंबर्स याद कर लेने हैं, ताकि फर्दर जो क्लास स्टार्ट हो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके, लेट्स सी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में, उसमें क्या है, कैसे है, चीज़ें कैसी हैं उसमें, उसके लिए एक थ्योरी दिया जिसे हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए गए उनके थ्योरी में। इन पोस्टुलेट्स को आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी बातें एटम्स के बारे में डाल्टन की थ्योरी में बताई गई है। द मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स नोन एज एटम। कोई भी मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। जो भी सामान है, कोई भी वस्तु है जिसका स्पेस होता है और जो मास ऑक्यूपाई करता है, जो वेट है, जो स्पेस ऑक्यूपाई किया, मास है जिसके पास, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। तो कोई भी मैटर जो है वो एटम से मिलकर ही बना होता है। बिना एटम्स के इकट्ठा हुए कोई भी मैटर को बनाया नहीं जा सकता। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल देखें तो हमारा पेन, कितने सारे उसमें कैप होते हैं, उसका ऊपर होता है रिफिल होता है, बॉटम होता है, उसका बॉडी होती है। बॉडी को भी बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल्स जब मिले तब बनाया गया। तो कोई भी मैटर को बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स लगते हैं, और उन इंडिविजिबल पार्टिकल जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता उसे एटम्स बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे एटम्स मिलकर किसी भी मैटर को बनाते हैं। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सेम इंक्लूडिंग मास। बोल रहा है कि अगर कोई एक एलिमेंट है, वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना है, तो जितने भी एटम से मिलकर बना है उन सब की जो प्रॉपर्टीज होगी, उन सब का जो मास होगा वो बिल्कुल सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। This can also be stated as all atoms of a given element have identical mass and chemical properties. इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी एटम का, एक एलिमेंट के किसी भी एटम का जो मास होता है वो आइडेंटिकल मतलब एक जैसा होता है, और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसे ही होते हैं। दो अलग अलग तरीके के एटम्स को मिला के हम लोग एक एलिमेंट नहीं बना सकते। जब भी हमें कोई एलिमेंट बनाना होगा तो जितने भी उसमें एटम्स हम लोग मिलाएंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल एक जैसे होने चाहिए विथ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स दूसरे से वैरी कर सकते हैं, बट सेम एलिमेंट के एटम्स एक दूसरे से वैरी नहीं कर सकते। जब भी हम एक एलिमेंट का बात करेंगे तो उनमें जो एटम्स जो एक साथ होके उस एलिमेंट को बनाया गया है, उसमें जितने भी एटम्स हैं वो सारे की प्रॉपर्टीज, वेदर वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो, केमिकल प्रॉपर्टी हो, वो बिल्कुल सेम होगा, वो डिफर नहीं कर सकता। थर्ड पोस्टुलेट है हमारा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है तो कंपाउंड बनता है। तो जब भी दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं तो वो हमेशा एक फिक्स रेशियो मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं अपने मन से कभी एक मुट्ठी दे दिए, कभी दो मुट्ठी, तो कुछ भी बन गया, वैसा नहीं यहाँ पे होता। यहाँ पे जब भी दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे बाय एनी केमिकल फोर्सेस, उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा, वो चेंज नहीं होता। Atoms are neither created nor destroyed. The formation of new products result from rearrangement of existing atoms in a chemical reaction. बोल रहा है कि एटम्स ना तो बनाया जा सकता है ना ही बर्बाद किया जाता है। तो जब कभी भी नए कंपाउंड्स बनाने होते हैं तो सिर्फ उनका जो रखने का तरीका है, मान लीजिए पहले लीनियर जोड़ा गया था तो अब स्पाइरल जोड़ दिया गया, बस उनके रखने के तरीके को बदला जाता है, उनके जो अरेंजमेंट है उन्हें चेंज किया जाता है। बाकी किसी भी प्रकार का कोई चेंज एटम्स में नहीं आता।
एटम्स को ना तो बनाया जा सकता है फिर से, ना बर्बाद किया जाता है। ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। अगर किसी भी एलिमेंट टू एलिमेंट एटम वैरी कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसके फॉर्मेशन में, उसके रखने के तरीके में, उसके रीअरेंजमेंट के कारण वैरी कर रहा है। लास्ट है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो नंबर है या काइंड ऑफ एटम्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, वो भी चेंज नहीं होंगे। तो ये सारे पोस्टुलेट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जिन्हें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बताया गया है। इस वक्त तक यही पता था कि एटम जो है इनडिविजिबल है, एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। बाद में बहुत सारे ऐसे थ्योरीज आए जिसमें इसे गलत प्रूफ कर दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, एटम्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक जॉन डाल्टन की थ्योरी में यही बताया गया था कि जितने भी एटम्स हैं वो इनडिविजिबल हैं। वो जब भी मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं, पहले तो एटम्स मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं और एलिमेंट्स जब कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसका रेशियो बिल्कुल फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, उसे वैरी या उसे चेंज नहीं किया जाता। वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में होता है। एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो किया क्या जाता है उसके दूसरे कंपाउंड एलिमेंट बनाने के लिए, तो उसका जो अरेंजमेंट है उसे रीअरेंज किया जाता है, उसे चेंज किया जाता है और अरेंजमेंट के चेंज होने के कारण न्यू प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आपका होमवर्क है कि आपको एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स दिए हैं उनका सिंबल, उनका एटॉमिक नंबर और उनका मास नंबर आप लोगों को याद कर लेना है, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे एलिमेंट्स डायरेक्ट डिस्कस करें तो आपको ये समझ में आए कि कहाँ से किस एलिमेंट के बारे में बोला गया है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उसी से रिलेटेड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद करना कंपाउंड्स का विथ सिंबल। इसे आप VI मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स के रूप में लिखकर याद कीजिए, फिर याद कर कर लिखिए ताकि आपके दिमाग में ये कहीं ना कहीं फिट हो जाए। तब तक आप लोग अपना काम कीजिए, थोड़ा वक्त निकाल के पढ़ाई कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।